तो आपने सुना ममता बनर्जी का बयान और उसके साथ ही इंडिया गठबंधन में जो भी सहयोगी दल हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो लगातार हमलावर नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अरविंद सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अकील खान जी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। आवाज आ रही है मानव जायसवाल जी? आप अपने जी मानव जी, सीट बंटवारे पर बवाल, क्या टीएमसी को चाहिए पूरा बंगाल? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। हाँ, दीदी ने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये कहने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस से नहीं लड़ रहे। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी है, बंगाल को छोड़ देश में लगभग 300 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस डायरेक्ट बीजेपी से लड़ने वाली है। बंगाल में कितने जगह उनकी सीटें हैं, 2019 इलेक्शन, 2021 इलेक्शन, उसके पहले का इलेक्शन, सब में हमने देख लिया है। यहाँ पे जो लोकल नेता इनके अधीर रंजन चौधरी, वो जरूरत से ज्यादा अपना कद दिखाना चाहते हैं। उनको अपना वजूद, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस की, नेशनल कांग्रेस की, वो उनका ऊपर संज्ञान नहीं ले पाती। और जहां आपका जनाधार नहीं है, आपका मकसद क्या है? ये मकसद कांग्रेस को सिद्ध करना है कि वो सच में भाजपा को हराना चाहती है, भारतीय जुमला पार्टी को हराना चाहती है, कि उनको सपोर्ट करना चाहती है। या ये कुछ ऐसा है कि भाई राष्ट्र में दो ही पार्टियां चलेंगी, भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई रीजनल क्षेत्रीय पार्टी को वहां हम जगह नहीं देंगे। क्या ये तालमेल चल रहा है? ये जानना कांग्रेस को जरूरत है। आज आप बताइए, जहां पे बंगाल में 2 सीटें जैसे तैसे करके जीते पिछली बार, इस बार उनका उतना जनाधार भी नहीं है, जनता के पास वो पहुंचे नहीं है, जनता के साथ उनका कनेक्ट नहीं है। फिर भी हमने बोला कि हम वो 2 सीटें आपके लिए पूरा समर्थन देंगे, आप अच्छे से जीतेंगे। भाजपा को हम हराना है, तो अब वो 2 सीटें भी देने के मूड में आप नजर नहीं आ रहे हैं, जो अभी तक आप कह रहे थे 2 सीटें देने के लिए? देखिए, भाजपा को हराने के लिए अगर हमको कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से समीकरण को वापस से चिंता विमर्श करना पड़ेगा, हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम तो देश के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस बनाम टीएमसी, टीएमसी बनाम आप बनाम डीएमके, ये नहीं है। ये देश वर्सेस भाजपा है। भारत लड़ रहा है, इंडिया लड़ रहा है भाजपा के खिलाफ। ये भारतीय, लेकिन फिलहाल तो आप आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। इंडिया, जब इंडिया एक साथ आएगा, इंडिया गठबंधन, तब तो बीजेपी से लड़ेगा। अभी तो आप आपस में सेट फुटबॉल नजर आ रही है। नहीं, ये आप जो बता रहे हैं ना, ये बहुत ही जो स्तर और जो कॉन्टेक्स्ट है, बहुत ही लोअर लेवल है। हम कर क्या रहे हैं भाई? हम एक पार्टी है, चुनी हुई सरकार चला रहे हैं। आपको क्या था कि हम इतनी छोटी टिप्पणी करेंगे? कि नहीं, अपनी शॉर्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं। जहां जहां हमारा मापदंड है, जहां जहां हमारे वोटर्स हैं, जहां जहां हमारा वोट बैंक है, हम उसकी एनालिसिस कर बातें कर रहे हैं। हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये भ्रम में ना कांग्रेस रहे, ना कोई और दूसरी पार्टी, बड़ी पार्टी रहे। हम भाजपा को लड़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। हम देश को बचाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम देश को बचाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, भाजपा की नाजायज चुंगल से देश को उभारने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम अग्रसर भूमिका निभा रहे हैं। हमारी नेत्री पदयात्रा कर रही है, हमारे नेता पदयात्रा कर रहे हैं, जनता के साथ जा रहे हैं। हमारे यहाँ नमो ज्वार हो रहा है, हम घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इसको तो नहीं करेंगे, हमको सत्ता चाहिए, हमको देश को बचाना है। क्योंकि भाजपा जिस तरीके से देश को काबिज कर रही है, देश के हर संस्थाओं को काबिज कर रही है, देश के हर डिसीजंस को वो अपने एक बाइनोमियल डिसीजन बनाना चाहती है, हम उसके खिलाफ है। जिस तरीके से भाजपा परिवारवाद को इतना आगे ले जा रही है कि भाई उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के पार्टी के बच्चे कोई बीसीसीआई में रहेंगे, कोई सीएम बन जाएंगे। ठीक, आज परिवारवाद का आपने जिक्र कर दिया। परिवारवाद का नीतीश कुमार ने भी आज जिक्र किया है और उन्होंने बड़ा हमला बोला है। किस लहजे में बोला है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आशीष मिश्रा जी, 2 सीटों पर आप चुनाव जीतते हैं और जनाधार आपका है नहीं, आपके नेता वहां पर इतने बड़बोड़े बोल रहे हैं, शीर्ष नेता तो कोई संज्ञान ले नहीं रहा है। अब ममता बनर्जी ने निश्चय कर लिया है कि उनको
बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना है। आप गलत फहमी में मत रहिए। सबसे पहले योगेश जी, पैनल में बैठे सभी साथियों को जय सिया राम। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जी ने जो कहा, उन्होंने बंगाली भाषा में कहा और आपने उसका अनुवाद करके सुना, दिखाया। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कहीं उन्होंने ये बात कही कि सीट शेयरिंग पे बात उन्होंने किया या हम इनके साथ नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि भारत इंडिया अलायंस का, इंडिया गठबंधन जो हमारा है, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय को न्याय से मात देना। एक बार फिर से आपको बता देते हैं उन्होंने कहा, क्या कहा फिर से एक बार बता देते हैं। कांग्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए ममता ने कहा कि कांग्रेस बची हुई 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों के इलाकों में दखल नहीं देना चाहिए। यानी क्षेत्रीय पार्टियों के इलाके में दखल, आप जो दखल दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आपका जनाधार क्या है? वही बात तो यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं मानव जायसवाल जी, वही सवाल तो खड़ा कर रहे हैं। उसी पे मैं कह रहा हूँ, क्या उधर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के पहले इस प्रकार का ध्रुवीकरण की राजनीति उन्होंने किया और एक अलग ही माहौल उन्होंने क्रिएट किया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हमारे ऊपर, हमारी सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्ना हजारे को मैदान में उतारा गया, अन्ना हजारे जी के साथ में रामदेव बाबा को उतारा गया। एक हर तरीके से लोगों ने अपना षड्यंत्र रचा, विदेशों में रखा काला धन का मुद्दा उठाया गया, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया, गंगा साफ करने का वादा किया गया। आशीष जी, सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये नहीं, आपकी ये सवाल जायज है। मैं हमेशा कहता हूं ये सवाल जायज है आपके, आप इनको लेकर के सड़क पर उतरिए, जनता के बीच में जाइए, शायद जनता आपके साथ जाए। लेकिन आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। सवाल यहां पर यह कि जब आप एक साथ आएंगे तब तो ये होगा। ममता बनर्जी साहब कह रही हैं अगर यहां पर बंगाल में कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी तो हम देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम देखेंगे नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका कहने का लहजा ऐसा था कि बंगाल में हम सेक्युलर पार्टी हैं और यहाँ पे हम अकेले लड़ना चाहते हैं। अकेले लड़ने का अर्थ क्या हुआ? एक बड़े भाई की भूमिका को समझते हुए मैं उस पर जितना मेरा विवेक है मैं उसके बता रहा हूँ। उसका अर्थ होता है कि बंगाल में जब चुनाव होगा तो वहां का मुख्य जो चेहरा होगा और वहां का नेतृत्व, लीडरशिप जो बड़ी होगी, कहां डिस्क्राइब कर रहे हैं? मानव जी बैठे हुए हैं, वो साफ साफ कर रहे हैं 2 सीटों पर हम आपको दे रहे हैं, 2 सीटें पर आप लड़ना चाहिए तो बताइए, और नहीं अगर नहीं कर रहे हैं तो वो 2 सीटें भी नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में हम बीजेपी को हराने में सक्षम है, बंगाल में कह रही है टीएमसी। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे की होती है। और अपने टीएमसी के प्रवक्ता जो हमारे मानव भाई हैं, मैं पूरे यकीन के साथ में कह सकता हूं कि किसी मीटिंग में वो दखल वहां पे बैठे नहीं थे। मैं था, लेकिन बॉम्बे में जो हमारी मीटिंग चल रही थी मुंबई में, उस समय में मैं था लेकिन अंदर नहीं था, इसलिए मैं पूरी पुष्टि के साथ में नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये चीज है, क्षेत्रीय दलों के द्वारा इंडिया अलायंस के मेन किरदार में जो बड़े भाई की भूमिका में है कांग्रेस पार्टी, वहां से जरूर कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोग सीटों का बंटवारा कीजिए और ये समीकरण लेके आइए। और इस पे भी चर्चा चल रही है। और अभी न्याय यात्रा जब बंगाल में पहुंचेगी वहां पे भी न्याय होगा, आपको देखने को ये मिलेगा, न्याय होगा। ममता दीदी कह रही है कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि पश्चिम बंगाल में किस रूट से कहां से क्या जाएगा मामला, उनको इनवाइट ही नहीं किया गया, उनसे कोई राय मशविरा नहीं की गई, सलाह ही नहीं ली गई है। आप अकेले बंगाल की सरकार ममता जी चला रही है, तो बंगाल की सरकार ने अनुमति दी है, रूट मैप दिया है, वो आपने परमिशन लिया है, वो आपका लोकल नेतृत्व ने परमिशन लिया है। ममता बनर्जी कह रही है कि कम से कम उनसे तो बात करते राहुल गांधी, उनको बताते तो कि दीदी हम इस रूट से निकल रहे हैं, आप हमारा सहयोग करिए, आप इस हमारे इस यात्रा में शामिल होइए। मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज के दिनों में हमारे राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और प्रेस डिपार्टमेंट जो है जयराम रमेश जी देखते हैं, ये दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप में कह दिया था कि क्षेत्रीय दल के जो भी हमारे अलायंस के नेता हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो सभी सम्मिलित हो। चलिए, इसका जवाब मैं मानव जी से लूंगा, इसका जवाब मैं मानव जी से लूंगा और उनसे समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अरविंद सिंह जी, इंडिया गठबंधन में दरार दिख रही है और आप जो है मजे लूट रहे हैं,
इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं साहब आप अपना देखिए एनडीए में किसको कितनी सीटें दे रहे हैं। जी, मैं अब तक मानव जी को और अपने कांग्रेस के मित्र आशीष जी को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और मैं चाहता हूं कि डिबेट में एक स्वस्थ डिबेट हो और एक दूसरे का हस्तक्षेप न किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को भी ध्यान से सुना जाएगा। राहुल गांधी जी की जो नौटंकी यात्रा है, जो सर्कस यात्रा है, उसकी बंगाल पहुंचने के ठीक पहले ममता दीदी ने यह घोषणा करके कि बंगाल में वो चुनाव अकेले और अपने दल पे रहेंगी, जो ये घमंडिया गठबंधन है, उसके डेथ वारंट पे साइन कर दिया है। और हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ये गठबंधन चलेगी नहीं, क्योंकि जिसकी न नीति हो, कोई न नियत हो, न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, उसके चलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, एक बात जरूर इस सबों में कॉमन है, परिवारवाद है और भ्रष्टाचार है। चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इनमें परिवारवाद और परिवारवाद नहीं है तो भ्रष्टाचार जरूर पाया जाता है। और बीजेपी में भी तो तमाम परिवारवाद गिनाए जाते हैं अरविंद जी, बीजेपी में भी तमाम परिवारवाद गिनाए जाते हैं, सबके नाम ले लेकर के विपक्षी जो दल हैं वो गिनाते हैं, फिर बीजेपी कहती है नहीं साहब वो तो उनको तो जनता ने चुना है। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके और आज तक देखिए किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है और प्रधानमंत्री का सुपुत्र प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी की क्या हैसियत है, सिवाय इसके कि वो सोनिया जी और राहुल जी के राजीव गांधी के सुपुत्र है। कांग्रेस पार्टी के नेता इसलिए बने हैं कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के और कांग्रेस के एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो पुत्र है और नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यदि राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के नहीं होते तो कांग्रेस के सुप्रीमो होते कदापि नहीं होते। आज कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के सामने एक पैर पे खड़े रहते हैं तो इसलिए खड़े रहते हैं कि राहुल गांधी एक परिवार से आते हैं। और भ्रष्टाचार की मैंने बात की, आप बताइए राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी पिछले 9 साल से जो करप्शन का केस नेशनल हेराल्ड में चल रहा है, उस केस को रद्द कराने के लिए लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है, उसको रद्द नहीं करा पाए। वो व्यक्ति आज भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करता है, न्याय की बात करता है। जो व्यक्ति अपने गठबंधन के पार्टियों को जोड़ नहीं पाता है, उनको न्याय नहीं दे पाता है, उस देश को क्या न्याय देगा आप बताइए। हम तो अरविंद जी आपने 2 चीजें यहाँ पर उठाई, दोनों चीजों को कांग्रेस हमेशा इस बात को लेकर के जवाब देती है। पहली बात तो ये कहती है कि बीजेपी में कभी चुनाव ही नहीं होता है, लोकतंत्र ही नहीं है, जिसको मन हुआ उसको नियुक्त कर दिया। दूसरी बात आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, दोनों ले लीजिए सवाल। दूसरी बात आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। अब लगातार विपक्ष के दल ये सवाल उठाते हैं ना कि जो पहले चक्की पीसिंग हुआ करते थे वो आज मलाई भोगिंग कर रहे हैं और उनको राज्य की जो है मेन चाबी, राजस्व की चाबी दे दी गई है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मानो जायसवाल जी जवाब देंगे। पार्थो चटर्जी इनके शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और छापा पड़ा, नोटों का अंबार आपने देखा ना। आरोप लगाना बड़ा सरल होता है। दिल्ली की यदि हम उदाहरण दें तो चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रहे हो, इन सबको, सत्येंद्र जैन को तो स्वास्थ्य के आधार पर न्यायालय ने जमानत दिया है, बाकी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लगातार कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत देने से मना कर रहा है और कोर्ट भी मान रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। तो इसको भी आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप बताइए, इतने बड़े नेताओं पर चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, मनमाना कार्रवाई तो नहीं कर सकती है और यदि करने की कोशिश करेगी तो ऊपर कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट हस्तक्षेप कर देगा। जिन लोगों को जमानत तक नहीं मिल पा रही है वो केवल गाल बजा रहे हैं। यदि गलत जाहिर तौर पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के सहयोगी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर मैं उनसे सवाल करूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से, आशीष जी आ रहा हूँ अभी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। आशीष जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं मानव जी का। मानव जी, पहले तो परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। दूसरी बात, आशीष जी कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी
और इसके साथ ही मीडिया प्रमुख ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए एक कार्ड छपवाया जाए और उसके बाद इनविटेशन देने के लिए घर जाया जाए, तब आप मानेंगे? अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर दिए उन्होंने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी बात है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दुनिया को बता दिया। लेकिन आपको पता है कि भाई गठबंधन में शिष्टाचार होता है, और ये जो अभिमान, स्वाभिमान, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, ये कुछ एक शब्द है, शायद कांग्रेस को वापस उसको ज्ञात में ले लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम कांग्रेस की है, वो हमारी नहीं है। जहां तक बात है, एक लौती महिला मुख्यमंत्री है प्रदेश में, और बहुत संघर्ष से सीपीएम को पछाड़ के बंगाल को अंधकार से बाहर निकाला है, और जिस स्रोत में बंगाल उतर चुका है, जिस गति में बंगाल चल चुका था, ये 2016 नोटबंदी, 2017 जीएसटी, उसके बाद कोविड में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन करना, पूरे देश में भ्रम फैलाना, पूरे देश में कोविड के नाम पे लूटमार करना, ये भाजपा की रणनीति रही, जिससे बंगाल कुछ क्षण के लिए पिछड़ गए। और जहां तक बात है, हमारे भाजपा के जो भाई हैं, बड़ा परिवारवाद बोलते हैं। अरे बीसीसीआई में कोई है, उनका नाम आप नहीं ले पाएंगे, जबान रखड़ा आ जाएगा। अमित शाह जी के बेटे हैं, क्या क्या काबिलियत है उनकी। आप बोलते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं। अरे कन्नौज 250 करोड़ से ऊपर ज्यादा पैसे मिले थे, किसके थे जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार, उस पैड को सपोर्ट करना, क्या प्रदेश को बाहर निकालना होता है अंधकार से? सुनिए, क्षमता रखी सुनने की, बहुत अच्छा से ज्ञान दिए थे आप कि भैया सब लोग मेरी बातें सुने, मैं चाहता हूं कि बातें सुने। शब्दावली नहीं है आपके पास। नहीं, मानव जी शब्दावली आपके पास है, लेकिन मैंने जो प्रश्न खड़ा किया, जरा उसका जवाब दीजिए आप। केंद्रीय एजेंसियां आपके वहां जाती है जांच करने के लिए, प्रदेश सरकार का दायित्व होता है कि उनकी रक्षा करे, उनका संरक्षण करे। सरेआम उन पे कातिलनामा हमला होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, सर फोड़ा जाता है, और आपकी सरकार को शर्म नहीं आती है? उल्टा उसको जस्टिफाई करते हैं आप लोग अपने बयानों के द्वारा। क्या ये प्रदेश को अंधकार से बाहर निकालना होता है? आपको समय मिलेगा, सुनिए, सब्र करिए भाई साहब, सब्र करिए। अब सब्र करना नहीं जानते, ये प्रॉब्लम भाजपाइयों की है। नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुद्दे पे आप जवाब दें। तो पहले सुनने के पहले सुनने की क्षमता रखिए जी। आप बोले जा रहे, बोलते बोलते कैसे सुनेंगे? बोलिए मानव जी, बोलिए अपनी बात रखिए। मानव जी अपनी बात रखिए, मैं तो सुनना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ बोलिए। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, भाजपा तो भ्रष्टाचार का ज्ञान ना दे। भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है ये। जितने भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टियों में थे, ये देखिए, मुंह जबानी भुगतान जितना भी करिए, चाहे आपके वहां अभिषेक बनर्जी हो या पार्थो चटर्जी है, ये सबके खिलाफ केस दर्ज है, और आप उसको न्यायालय से रद्द नहीं करा पाए हैं। और न्यायालय मानता है कि भ्रष्टाचार के आरोपी है, और प्रथम दिशा आरोप बनता है, चाहे कोल घोटाला हो या शिक्षा घोटाला हो या नारदा हो या शारदा हो। किसने नहीं देखा पार्थो चटर्जी के फ्रेंड के घर से नोटों का अंबार निकलते हुए? उसके बाद ममता बनर्जी जी को मजबूरी में उनको बर्खास्त करना पड़ा। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी सरकार स्वच्छ है, ईमानदार है, तो फिर भगवान मालिक है इसके, और जनता इसका जवाब देगी 2024 के चुनाव में। हम राम भरोसे नहीं चलेंगे। सुन लीजिए, हमने कर्म का निर्वाह किया है, कार्य किया है, देश को जोड़ने के लिए हम लगे हुए हैं। और सुन लीजिए, आप जिसके बारे में नहीं, आप राम भरोसे नहीं चलेंगे, आप तो अल्लाह भरोसे चलेंगे। सबने देखा 2 दिन पहले ममता बनर्जी जी जो सेकुलरिज्म की दुहाई देती है, किस तरह से अल्लाह के नाम पे सौगंध खिला रही थी जनता को, और हिंदुओं को ममता जी सरेआम काफिर बता रही थी। इसको भी भारत की जनता ने देखा है। मानो हमें पता है आप राम के भरोसे नहीं चलेंगे। राम से आपको एलर्जी है, राम से आपको एलर्जी है, इसलिए इस डिबेट में भी आपने कहा कि राम के भरोसे नहीं चलेंगे, लेकिन अल्लाह की दुहाई जरूर देंगे, अल्लाह की सौगंध जरूर खिलाएंगे, हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे आप। अरविंद जी सुन लीजिए, अरविंद जी आ रहे हैं आपके पास, सुन लीजिए जरा मानव जी क्या कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं मानव जी। कितने बोलिए जवाब दीजिए। मानव जी बोलते कुछ है, करते कुछ है, पीठ पे छुरी मारने वाली पार्टी है। जितने भी लिप्त जितने भी भ्रष्टाचारी थे आज भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो भाजपा तो वो रावण सेना है जो सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर बैठी हुई है, और मोदी जी के 10 सर हैं,
अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार लाइन पर लाइन लिए जाएंगे। आपके पास साक्ष्य है तो मानव जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है ना, मानव जी सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि ये मुद्दे आप उठाते हैं। अभी 500 लोकसभा के चुनाव थे, वहां पर भी कांग्रेस ने जम करके इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, उठाया भी और जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने सारी बातों को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में सत्ता सौंप दी। देखिए, राज्य में सत्ता आ गई, कांग्रेस की क्या कमियां थी, इंडिया अलायंस तो लड़ नहीं रहा था, बहुत सारी चीजें होंगी। कांग्रेस के जो नेतागण है वो अहंकार में रह गए। भाई अखिलेश कौन है? ये जो अहंकार है कि भाई हमने कॉन्फ्रेंस कर दी, भाई आपको पता चल गया, आप आ जाएंगे, ठीक है। अरे भाई मुख्यमंत्री है, प्रोटोकॉल होता है। आशीष जी, अब इसका जवाब मानव जी, इसका जवाब आशीष जी से ले लेते हैं। आशीष जी बड़ी देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बोलना चाहता हूँ योगेश जी, हाँ, अरविंद भाई को बोलिए कि ये जो शुरुआत में जब बोलते हैं ना कि मैंने सबको सुना, सब लोग मुझे समय से सुने, अपने टाइम पे बातें करें। ओपनिंग कमेंट के लिए कह रहे थे, ओपनिंग कमेंट में भी चाहता हूँ कि ओपनिंग कमेंट सबको एक लोग सुन लें। शिष्टाचार नहीं पता है। ठीक है। आशीष जी, शिष्टाचार आपको पता नहीं है, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल आपको पता नहीं है, ये बात कोई और नहीं, मानव जी कह रहे हैं। दूसरी बात, 34 सीटों पर आपके जो लोकसभा चुनाव हुए 19 में 10% से कम वोट मिले और ज्यादातर सीटों पर तो 2% लगभग वोट मिले, और आप दावा कितनी सीटों पर बंगाल में कर रहे हैं? ममता दीदी कैसे आपको सीटें वहां पर उपलब्ध करा दें? दावा तो ये कर रहे हैं ना कि बीजेपी को हराना है। ठीक है योगेश जी, इसी वजह से जब इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई जाती है, अपने सहयोगियों की बुलाई जाती है ना, तो हम क्यों मांग रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए। वहां पे कोई गुफ्तगू करने के लिए या लड्डू या समोसा खाने के लिए नहीं बुलाया जाता। मैं इन पे आता हूँ। मानव भाई का तो ये हमारे घर की बात है, हम लोग समझ लेंगे। अरे ऐसे कैसे घर की बात है? खुल के कह रहे हैं भाई, प्रोटोकॉल आप समझ नहीं रहे हैं, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि शिष्टाचार क्या होता है। अभी राहुल जी खुद इनके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो मुझसे बेहतर शायद हो सकता है कि प्रोटोकॉल समझा दे मिलकर सामने ही। तो पहले मुझे अरविंद भाई को बोलने दीजिए। अरविंद भाई ने जब बोलने की शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगा कि बोला कि नेशनल दलाल अलायंस के लोग इतना अच्छा कैसा बात कर सकते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हमें मिल गए। ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अरविंद भाई से, पंकज सिंह कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, राजवीर सिंह कौन है, स्वराज कौशल कौन है, अभिषेक सिंह कौन है, जवाब धर्मेंद्र प्रधान कौन है, वसुंधरा राजे कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, पूनम महाजन कौन है, बीवाई राघवेंद्र कौन है? परिवारवाद की बात कर रहे थे ना। मुझे एक बात बताइए, अब जब मोदी जी अपनी औरत को छोड़ के भाग गए हैं, पत्नी को उन्होंने आशीष जी ये इजाजत नहीं देंगे, ये गलत बात है। किसी पर पर्सनल टिप्पणी करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, और ये अच्छा भी नहीं, ठीक भी नहीं है। ये स्वास्थ्य चर्चा के लिए ठीक नहीं है। पर्सनल टिप्पणी नहीं की अरविंद जी ने, पर्सनल टिप्पणी टिप्पणी की बात नहीं होती है। अगर कोई किसी की शादी कर सकते हैं, अगर किसी की शादी नहीं होगी तो बाप कैसे पार्टी पे कर सकते हैं, पत्नी के साथ नहीं रहेगा, वो बाप कैसे बनेगा? ये बहस करने का क्या तरीका है आपका? क्या इस तरह से आप डिबेट करना चाहेंगे? कांग्रेस के पास जब जवाब नहीं होता है तो उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। अरे आपके घर के पिताजी प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए? मेरे घर के पिताजी प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए? ऐसा बोलिए ना, महोदय की योग्यता के अनुसार लोग अपनी जगह पे पहुंचते। ये मेरा कहने का अर्थ ये है, परिवारवाद के अलावा कोई योग्यता नहीं है। कौन कौन सी बात घुमाने लग गए? अच्छा मुझे परिवारवाद के अलावा कोई योग्यता नहीं है। बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ कोई योग्यता नहीं है। नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक पूरा परिवार सत्ता में इसलिए आया है कि परिवार से संबंध रखता है। कही है, सुनिए ना कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस में। चलिए, कोई दूसरा आदमी विश्वास शर्मा ने पूरी ताकत झोंक दी, कांग्रेस को कोई दूसरा। चलिए, पूरी ताकत आप भी झोंक रहे हैं, पूरी ताकत आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से झोंकी जा रही है, हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से खासतौर पर ये आप निशाना साध रहे हैं कि यात्रा को में विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सभी अपनी अपनी पूरी रणनीति लगाते हुए, बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किसकी रणनीति कामयाब होगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
तो लगातार जिस तरीके से 24 की लड़ाई को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष, या हम ये कहें कि एनडीए और इंडिया दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन इंडिया में जो दरार है वो अब खुलकर सामने आने लगी है, जो नाराजगी वो भी खुलकर सामने आने लगी है। इंडिया गठबंधन कैसे एकजुट होकर के इंडिया का मुकाबला करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के